नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्योर्ड लोन के बारे में और साथ ही साथ सिक्योर्ड लोन के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है, यानी कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कोलेटरल रख करके या कोई संपत्ति गिरवी रख करके लोन लिया है, तो ऐसे लोन में जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और जब आपके पास पैसे नहीं है ईएमआई भरने की, तो देखिए ऐसे लोन की रिकवरी एक सेट ऑफ प्रोसीजर होती है। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें बैंक समय सीमा तय कर देती है कि कितने समय में नोटिस भेजनी है और कितने समय में किस तरीके से सिक्योर्ड लोन को रिकवर करना है। वहीं दूसरी तरफ जो भी आपका अनसिक्योर्ड लोन होता है उसकी रिकवरी में थोड़ी सी टाइम लगती है, लेकिन सिक्योर्ड लोन में बैंक बहुत ही जल्दी से और बहुत ही तेज़ी से काम करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जब भी आपका अकाउंट एनपीए होता है, 3 ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है, तो इसमें बैंक आपको सीधे सीधे सरफेसी एक्ट के तहत डिमांड नोटिस भेजती है, जिसको कि सेक्शन 13 क्लॉज 2 की नोटिस कहते हैं। अब इसमें जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। इसमें आपको 2 महीने का टाइम बैंक देती है और उसके बाद फिर वो आपसे उम्मीद करती है कि या तो आप अपना जो भी ईएमआई बाउंस हुआ है, जो भी इंस्टॉलमेंट आपके ड्यू है, आप उसको पे करके अकाउंट को रेगुलर कर लें, या फिर आप पूरा पैसा दे करके अकाउंट को बंद कर लें। इसीलिए 13(2) में पूरी की पूरी लोन की जिक्र होती है और उसमें लीगल चार्ज को जोड़ करके आउटस्टैंडिंग आपकी बड़ी कर दी जाती है। तो जब आपके पास ये नोटिस आती है, 13(2) की नोटिस आती है और उसमें लिखा होता है कि 60 दिनों के अंदर में आपको पूरा पैसा जमा करना है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होता है कि आप अपना ओवरड्यू पे कर सकते हैं। स्पेशली ये नहीं लिखा होता है, उसमें 60 दिन का समय दिया गया होता है और उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी जोड़ के लिखी होती है। साथ ही साथ उसमें आपके प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है। अब ऐसे सिचुएशन में आपके मन में एक डर, भय, शंका पैदा हो जाती है और आप सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो इतना पैसा अभी है ही नहीं, अब हम कैसे इसको पैसा पेमेंट करें। क्योंकि आपको 13(2) के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें डिमांड में पूरा का पूरा पैसा लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका मूलधन भी है और साथ ही साथ उसमें बैंक का ओवरड्यू भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप इसमें इतना परेशान हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि हम क्या करें। फिर आप अपने ही किसी कांटेक्ट में अपने एडवोकेट के पास जाते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, आपसे वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम इसको लेकर के डीआरटी में जाएंगे। तो यही सबसे पहले आपकी गलती होती है, क्योंकि बिना सोचे समझे आप डीआरटी में केस फाइल करते हैं और यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए आपको डीआरटी के प्रोसीजर के बारे में नहीं पता, आपके मन में यही था कि ये नोटिस किसी तरीके से कैंसिल हो जाए और हमारा जो भी पैसा है, बकाया पैसा है, हम वो बैंक को दे दें। लेकिन आपने बैंक से बात नहीं किया। अगर बैंक से बात भी किया तो आपने केवल उसके जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं, जैसे कि रिकवरी एजेंट हैं, या फिर आप मैनेजर से बात किए, लेकिन आपको सही सलाह नहीं मिला, आपको सही लीगल गाइडेंस नहीं मिला और आप चले गए एडवोकेट के पास। अब वो एडवोकेट साहब अपना सेट करने के लिए, दुकान सेट करने के लिए, देखिए हम भी वही हैं, लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि आपके पास सही लीगल जानकारी पहुँचे। जहाँ पे वो 13(2) की नोटिस का जवाब आपको देना चाहिए था, रिप्लाई देना चाहिए था, वहाँ आपने रिप्लाई नहीं दिया। आपने सीधे जाकर के डायरेक्ट डीआरटी में केस फाइल कर दिया। अब आपने सेक्शन 17 के अंदर में जाकर के एक एसए फाइल करा दिया। अब आपने जब एसए फाइल किया तो कोर्ट फीस भी आपने दी, आपने एडवोकेट की भी फीस दी और फिर उसके बाद बैंक का जो भी है कि बैंक को नोटिस गई और फिर बैंक अपीयर हुआ। अब आपका केस लंबा चलने लगा। जो आपकी आउटस्टैंडिंग उस समय कम थी, आपका केस 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल चला। अब इस 1 साल में
जो आपकी आउटस्टैंडिंग थी वह आप देखेंगे कि वह 1.5 गुना या 2 गुना बढ़ गई। मान के चलिए उस समय आपकी आउटस्टैंडिंग 25 लाख थी, तो 1 साल के बाद वह आपकी आउटस्टैंडिंग 45 लाख हो जाएगी। दोस्तों, जब भी आप डीआरटी में केस फाइल करते हैं तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है, पेनाल्टी है, वो पर डे बढ़ता जाता है। तो ऐसे में बिना सोचे समझे जब आप डीआरटी में केस फाइल करते हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। तो सिक्योर्ड लोन में जब भी आपको 13(2) की नोटिस आती है तो इसको आप पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। उस नोटिस में जो भी लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि आपके द्वारा इतना पैसा लिया गया और इतनी आउटस्टैंडिंग जोड़ के हो गई। तो उस नोटिस में भी आपको समय दिया गया है 2 महीने का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप हेड ऑफिस में जाइए, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दीजिए कि सर हमारा जो भी ईएमआई, जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, हम उसको पेनल्टी के साथ भरना चाहते हैं और अपने अकाउंट को रेगुलर करना चाहते हैं। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, ये हम आपको कमिट करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम दोबारा अकाउंट एनपीए नहीं करेंगे, हम अपना पैसा सही समय पे दे देंगे। तो बैंक आपको रिप्लाई रिटन में देता है तो आप अपने अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए। लेकिन जो ये अनायास आप तुरंत उठ करके डीआरटी चले जाते हैं, यहीं पे आप मिस्टेक्स करते हैं। आप डीआरटी बिना मतलब के मत जाइए। आप सोचते हैं कि डीआरटी में जाने से आपके लिए राहत होगी, तो ऐसे राहत नहीं होती है। बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है डीआरटी के केसेस, इसमें प्रूफ करना होता है। और साथ ही साथ आज हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों के मन में डीआरटी को लेकर के ये शंका है कि हम जाएंगे डीआरटी में तो हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग है वो कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीआरटी भी सिविल कोर्ट की तरह एक ट्रायल कोर्ट है। यहाँ पर जितने दिन मुकदमे चलेंगे बैंक को कोई रोक नहीं सकता कि वो आपकी आउटस्टैंडिंग घटाए नहीं। तो जो आज 20 लाख 25 लाख है वो 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद 1.5 गुना या 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें नुकसान आपका ही है। तो आप बिना सोचे समझे डीआरटी में केस मत फाइल करिए, नुकसान आपका होगा। 13(2) की नोटिस का रिप्लाई आप करना है और इसमें आप अपना अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए, वहीं पे आपका काम ठीक हो जाएगा और जैसे आपकी ईएमआई चल रही थी वैसी चलने लगेगी। लेकिन डीआरटी के चक्कर में अभी मत पड़िए, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा, बैंक को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।